हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं लव सॉन्ग के पार्ट 5। पिछले पार्ट में हमने सुना था जहान अपने पेरेंट्स के घर चला गया था और उसके पेरेंट्स उसकी पास्ट के वजह से अपनी प्रीशियस बेटे को इस तरह अकेला नहीं जाने दे रहे थे। अब आगे की स्टोरी। वो अपने डैड से बातें करता है कि वो जहान के घर जाएगा और उसके डैड से परमिशन लेकर जहान को वापस लेकर आएगा। उसके डैड कहते हैं क्यों? वो उसे कहता है क्योंकि वो जॉब हॉपकिंस से जो रिसर्च कर रहा था वो उसे बंद करके यहाँ पर वापस आ गया है। इसके बारे में वो अपने डैड को नहीं बताया है। इबो के डैड को उस रिसर्च के बारे में सब कुछ पता था, तो वो कहता है अगर उसने वो रिसर्च को छोड़कर आया है तो उसके मन में कोई ना कोई न्यू रिसर्च का प्लानिंग होगा। इबो कहता है डैड, उसके कजिन ने कहा है अगर मैं उसके डैड को कन्विंस कर दूंगा तो फिर जैन वापस आ सकता है। इबो के डैड कहते हैं मुझे पता है उसके डैड किस तरह का है, हम लोग सेम यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते थे, इसीलिए मैं उसे अच्छी तरीके से जानता हूँ। तुम उसका नंबर दो, इतना ज़्यादा चिक्की बनने की कोशिश मत करो, मैं उसके डैड से बात कर लूँगा। इबो उसके डैड का फ़ोन नंबर उसे दे देता है और वो 2 घंटे के लिए कहीं गायब भी हो जाते हैं। वो इम्पेशेंसली बस उसके डैड का इंतज़ार कर रहा था। जब उसके डैड उसके पास आते हैं उसके फेस में एक बड़ी सी मुस्कान था, तो इबो समझ जाता है कि उसके डैड ने सब कुछ ठीक कर दिया है। मगर उसके डैड उसके पास जाकर कहते हैं बेटा पैकिंग कर लो, हम लोग यूएस जा रहे हैं जैन को लेने के लिए। इबो कहता है क्या? वो मान गए, पर हम क्यों जा रहे हैं? इबो के डैड कहते हैं मैं 2 घंटे से उसके डैड से बात कर रहा था और उन्होंने वो अपने बेटे को हमारे साथ काम करने के लिए रेडी है, मगर वो तुमसे मिलना चाहते हैं क्योंकि मैंने उन्हें कहा है शाहजहान वो हमारे साथ काम करेगा और वो तुम्हारे साथ ही रहेगा। इबो तो पूरी तरह शॉक हो जाता है। क्या? आप ऐसा नहीं कह सकते, आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं ना? इबो के डैड कहते हैं बिल्कुल नहीं, वो अपार्टमेंट मेरा है और वो तुम्हारे साथ ही रहने वाला है। वो अपने कजिन के घर में काउच पे तो नहीं सो सकता ना? और फिर तुम दोनों कलीग हो, एक साथ रहने से अच्छी तरीके से काम कर सकोगे। इबो अपने मन में सोचता है क्या उसके डैड उसकी फीलिंग के बारे में जान के डैड को बता दिया है, मगर इबो इस बारे में कुछ भी नहीं कहता क्योंकि उसके डैड फिर से उसे एनालाइज करने लगेंगे क्योंकि वो जहान के फादर की तरह है, पूरी तरह जीनियस साइकोलॉजिस्ट में मास्टर है। इसीलिए वो बहुत ज़्यादा डर रहा था कहीं जहान के डैड उसे फिर से अपने घर में लॉक ना कर दे, इसीलिए वो कुछ भी नहीं कहता। अब इबो अपने अपार्टमेंट चला जाता है और पैकिंग करके वो लोग अपने डैड के साथ यूएस जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। इबो तो पूरी तरह होपलेसली बस बैठा हुआ था। उसे पता था उसके सामने अभी 2 प्रोफेशनली साइकोलॉजिस्ट बैठे होंगे, अब वो क्या करेगा। अब इबो और उसके डैड यूएस में पहुंच जाते हैं और जान के घर में बैठे हुए थे। वो घर बहुत बड़ा था। पहले जान की बड़ी बहन उन लोगों से मिलने आता है। इबो याद करता है कि वो भी एक साइकोलॉजिस्ट है, इसीलिए इबो अपनी फीलिंग को छुपाने की कोशिश करता है। उसके बाद जान का मदर उसे मिलने आता है जो उसके अपोजिट में बैठे हुए थे और उसकी तरफ क्लोजली देखकर मुस्कुराते हुए नोट करते हैं। इबो के फादर मुस्कुराते हैं। इबो को तो बस पूरा फील आने लगता है जैसे यहाँ पर कुछ होने वाला है। उसके बाद जान और उसके डैड उसे मिलने आते हैं। इबो तो बस यहाँ से जाना चाहता था। जान मुस्कुराते हुए जान के हाथ को पकड़ते हुए कहता है यहाँ से चलो, उन ओल्ड मैन को बातें करने दो। जान के डैड चिल्लाते हुए कहता है कौन ओल्ड है? जान कहता है आपको क्या लगता है डैड, आप ही ओल्ड है। जान के डैड मुस्कुराते हुए कहते हैं चिक्की रास्केल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ओल्ड कहने के लिए? जान भी चिढ़ाते हुए कहता है अब ओल्ड है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब ये वो जान के रूम में बैठा हुआ था और चारों तरफ देख रहा था। वहाँ पर कुछ ज़्यादा सामान नहीं थे,
वहाँ पर कुछ किताब थे और कुछ सर्टिफिकेट जो वॉल में लगे हुए थे और कुछ पिक्चर्स और तथा कुछ भी नहीं। ईपू बस यही कोशिश कर रहा था कि वो जान की तरफ ना देखे और वो चारों तरफ देखने लगता है, मगर जान की नज़र तो बस ईपू की तरफ था और कहता है, अगर तुम मुझसे कुछ कम बातें करना चाहते हो तो फिर तुम लेट कर देख सकते हो। एटलीस्ट इस तरह हम लोग बातें तो कर सकते हैं। ईपू को पता नहीं था वो अब क्या बोलेगा। जान कहता है, मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ क्या हुआ है, मगर मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम है जो तुम सभी से बातें करते हो, मगर पर्सनली जब मैं तुम्हारे सामने आता हूँ तुम कुछ भी नहीं कहते। ईपू को तो जैसे पैथेटिक फीलिंग होने लगता है। जान को उसके प्रॉब्लम के बारे में ऑलरेडी पता है, मगर वो उसे कैसे बताए कि वो जान से बातें करना चाहता है, वो उसे लाइक करता है, उसे एडमायर करता है और उसके साथ डेट पे जाना चाहता है, मगर वो कुछ भी नहीं कह पाता। उसके आंखों में आंसू आ जाता है और वो अपना सर हिलाने लगता है, मगर सडनली जान ईपू को अपने बाहों में लेकर उसके बैग को पैट करते हुए कहता है, ओके ओके, मैं समझ सकता हूँ, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर पा रहा हूँ। अगर इसी तरह तुम मुझसे बातें करना चाहते हो, ठीक है, ये मेरा मोबाइल नंबर है, इसे तुम मुझे कुछ भी मैसेज कर सकते हो। ईपू बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो क्लार था, इसी तरह शायद वो जान से बातें कर सकता है, इसीलिए वो जान का नंबर ले लेता है और मैसेज करते हुए कहता है, हाय, तुम कैसे हो। जान कहता है, मैं पूरी तरह ठीक हूँ, मगर थोड़ा सा टायर्ड हूँ घर में रह रह कर। क्या तुम थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहोगे? तुम मेरे बेड पर लेटना चाहोगे या फिर मैं तुम्हारे लिए गेस्ट रूम अरेंज कर दूँ? ईपो फ़ोन में मैसेज करते हुए कहता है, नहीं थैंक यू, मैं पूरी तरह ठीक हूँ। जान मुस्कुराते हुए कहता है, तुम बेड पर लेट जाओ, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा, तुम रेस्ट ले लो। उस वक्त तक मैं सर्जिकल टेक्निक की कुछ वीडियो देख लेता हूँ। ईबो नोट करते हुए जहन के बेड पर आ जाता है। जहन एक पेड़ के साइड में बैठकर वीडियो देखने लगता है और ईबो कहीं गहरी नींद में सो जाता है, जैसे एक छोटे बच्चे की तरह। जब ईबो की नींद टूटता है, वो देखता है जहन उसके पास ही सो गया है और बाहर देखता है जब पूरी तरह अंधेरा हो गया था। वो अपनी घड़ी की तरफ देखता है, जब मिडनाइट हो गया था। वो अपने फ़ोन को चेक करने लगता है, जिसमें एक नया मैसेज था जो जान ने लिखा था कि मैं तुम्हारे प्रॉब्लम के बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। ईबो वो मैसेज पढ़कर थोड़ा सा रिलीफ फील करता है और वो फिर से उसके पास लेट जाता है और जान को कामली देखने लगता है। ये पहली बार था कि जान उसके इतने करीब था। वो बस उसे एडमियर करने लगता है और मन में कहता है, एटलीस्ट यही टेम्परेरी सोल्यूशन है कि वो जान से कुछ देर तक बातें तो कर सकता है। और वो डैड से यही होप कर रहा था कि उसके डैड जान के डैड को मना ले और जान को उनके साथ जाने दे। जान उसके करीब रहेगा तो शायद उसे एक चांस मिल सकता है कि वो जान से डेट के लिए पूछ सके, मगर पहले उसे उसकी फैमिली को कन्विंस करना पड़ेगा। वो तो पूरी तरह आश्चर्य था, वो सब कुछ कैसे कर सकेगा। अब अगले दिन सुबह एक बड़ी सी चिल्लाने की आवाज़ से जान और ईबो की नींद टूट जाता है, जो जान की बड़ी बहन की थी, जो कहता है, मॉम डैड आकर देखो, वो दोनों कितना तक क्यूट दिख रहे हैं, एक दूसरे को कटल करके सोए हुए हैं। ईबो की नींद टूट जाता है। वो देखता है वो दोनों एक दूसरे के बाहों में सोए हुए थे। ये बहुत ज़्यादा वियर्ड सा चीज़ था, मगर ईबो एम्बरेस फील नहीं कर रहा था। उसका टोटल अपोजिट था। जहान के पेरेंट्स और ईबो के डैड भी उनके पास आ जाते हैं। अभी भी ईजन एक दूसरे के बाहों में थे। जहान के पेरेंट्स तो उसे देखने लगते हैं। ईबो मन में सोचता है, अब वो लोग उन दोनों पर बड़ी जोर से चिल्लाएंगे और डांटेंगे, कहेंगे कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। मगर वहाँ पर तो पूरी तरह अपोजिट सिचुएशन था। सभी बड़े जोर से हंसने लगते हैं। ईबो तो बस शौक में था। उसके डैड तो उसे शाबाशी देने लगते हैं। अब ईबो की हिम्मत नहीं होता जान की तरफ देखने के लिए, मगर जब उसकी तरफ तेजी से देखता है तो जान भी बड़े जोर से हंस रहा था।
वो सोचता है क्या वो भी उसे लाइक करता है। अब ईजन कपड़े चेंज करके फ्रेश होकर सभी के पास जाने लगते हैं। सभी जो हंस मजाक के बातें कर रहे थे। उसी समय इपो का फोन वाइब्रेशन होता है। इपो जब देखता है जिसमें जहान का मैसेज था। जहान ने लिखा था तुम्हें अच्छे से नींद आया। इपो मैसेज करते हैं हाँ अच्छे से। जहान ये बस देखकर हंसने लगता है। इपो भी बहुत ज़्यादा खुश था। वो इमेजिन कर रहा था कि जहान हमेशा उसके साथ रहे। और वो लोग भाभी के पास जाने लगते हैं। जहान के फादर कहते हैं तुम दोनों एक साथ अच्छे से रह सकोगे। इपो इमीडिएटली नोट करते हुए कहता है हाँ मुझे लगता है हम दोनों रह सकेंगे। जहान भी इपो की बात पर नोट करता है। जहान के मदर कहते हैं इसका मतलब तुम चाहते हो कि जहान बीजिंग वापस जाए। इपो कहता है हाँ मैं चाहता हूँ। तो उसकी बड़ी बहन कहते हैं तो फिर तुम्हें हमें कुछ प्रॉमिस करना पड़ेगा। इपो को पहले से ही पता था कि उनके फैमिली को कन्विंस करने के लिए उसे इन सब से बातें करना था। मगर इस लोगों की इसी सवालों से बातें सुनकर वो तो पहले से ही शौक में था। वो कहता है मुझे क्या प्रॉमिस करना पड़ेगा। अब जहान की पूरी फैमिली एक दूसरे की तरफ देखकर कुछ बातें करने लगते हैं और फिर जहान की तरफ देखते हैं तो जहान भी उनके बातों पर नोट करता है। तो जहान के मदर कहते हैं हमें तुमसे प्रॉमिस चाहिए कि तुम जहान का अच्छे से ख्याल रखोगे और इस बात का ख्याल रखोगे कि जहान कहीं पर भी रात को नाइट स्पेंड ना करे और एटलीस्ट हफ्ते में एक बार ज़रूर कॉल करोगे और ओवर टाइम काम नहीं करोगे। अगर वो तुम्हारे साथ काम कर रहा है तो फिर वो तुम्हारा प्रॉब्लम है। ये वो क्वेश्चनिंगली बस उनकी तरफ देख रहा था और फिर अपने डैड की तरफ और जहान की तरफ। जहान के मदर फिर से कहते हैं हमने नोटिस किया है कि तुम जहान से कोई भी बातें नहीं कर रहे हो। हमें तो बस जहान की बातें करते हुए सुना है। मुझे नहीं पता तुम्हारे क्या प्रॉब्लम है मगर जहान तुम्हारा हेल्प कर देगा। वो न्यूरो सर्जन होने के साथ साथ वो साइकोलॉजिस्ट की भी अच्छे खासी नॉलेज रखता है। इबो के फादर इबो की तरफ देखते हुए कहते हैं ये बात मुझे भी पता था और ये बात भी मुझे पता है कि तुम मुझे इस बारे में कभी भी नहीं कहने वाले थे क्योंकि तुम डर रहे थे कि मैं क्या रिएक्ट करूँगा। मैंने ठीक कहा ना। इबो अपना सर झुका लेता है और फाइनली सबकी तरफ देखते हुए कहता है ठीक है मैं प्रॉमिस करता हूँ। अब जहान के डैड इबो से पर्सनली कुछ बातें करना चाहते हैं इसीलिए वो दोनों ऑफिस में चले जाते हैं। जहान के डैड इबो से जहान की पास्ट और उसके किडनैप की बातें भी कह देते हैं। जहान के डैड कहते हैं मुझे पता है मेरा बेटा अच्छा सिंगर है मगर उस दिन से वो बहुत ज़्यादा डर रहा है। इसीलिए मैं चाहता हूँ तुम एक चीज़ कोशिश करना कि वो फिर से गाना गाए। वो कहता है अगर वो नहीं चाहता तो फिर मैं कैसे कर सकता हूँ। जहान के डैड कहते हैं तुम और तुम्हारे डैड इस बारे में ज़रूर सोचेंगे। हिप्पो कहता है ठीक है मैं कोशिश करूँगा। जहान के डैड कहते हैं मुझे अच्छा लगा मगर प्लीज़ उसे थोड़ा सा टाइम दो। वो बहुत ज़्यादा क्लेवर है उस मगर वो अपनी फीलिंग को समझने में उसे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। मैं क्लियरली देख सकता हूँ तुम मेरे बेटे से ज़्यादा उससे ज़्यादा फीलिंग रखते हो इसीलिए उसे थोड़ा सा टाइम दो। वो तुम्हारी फीलिंग का ज़रूर रिस्पॉन्स करेगा। इपो शौकीन होते हुए कहता है क्या जहान को भी मेन पसंद है। जहान के डैड कहते हैं डेफिनेटली कोई लड़की तो उसे पसंद नहीं आएगा नहीं तो वो कब से शादी कर चुका होता क्योंकि वो अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा खूबसूरत स्मार्ट लड़कियों से मिला है फिर भी वो किसी को अपने आसपास भटकने में नहीं देता। वो बस तुम्हारे साथ ही कंफर्टेबल फील करता है। वो तुम्हें कडल करके सोया हुआ था इसे लगता है जहान तुम्हारे लिए फीलिंग रखता है। इबो कहता है आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर जहान कोई मैन को लाइक करे तो। जहान के डैड कहते हैं हमने हमेशा इस बात का ख्याल रखा है जहान किस चीज़ में ठीक और कंफर्टेबल रहता है। अगर वो किसी से भी प्यार करे चाहे वो एक लड़का हो या फिर लड़की हो
अगर जान इस चीज़ से खुश है तो फिर हमें भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इब्बू बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो अपनी फीलिंग के बारे में सारी सच्चाई कह देता है। जान के डैड कहते हैं बस जान भी तुम्हारे लिए वही फीलिंग रखता है, बस इंतज़ार करना और एक दूसरे का हमेशा सपोर्ट करना और खुश रहना और एक दूसरे का अच्छे से ख्याल रखना। इब्बू तो जान की डैड से ऐसी बातें सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो दोनों सभी के पास आ जाते हैं और अनाउंस कर देते हैं कि वो जान बीजिंग वापस जाने वाला है और जान को बैग पैकिंग करने के लिए कह देते हैं। जान तो खुशी से इब्बू को गले लगा लेता है। जान के मदर कहते हैं तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा, तुम हमेशा इब्बू की बातें सुनना और अपनी ऐसी टैलेंट को उस बार में बिल्कुल भी वेस्ट मत करना। जान पाउट बनाते हुए कहता है बिल्कुल भी नहीं मामा, वेट मैं इब्बू की बातें क्यों सुनूं, इब्बू से मैं बड़ा हूँ। जान के मदर कहते हैं क्योंकि इब्बू तुम्हारी तरह नहीं है, वो बहुत ज़्यादा मैच्योर है। ये कहकर वो गिगल करने लगते हैं। अब जान बैग पैकिंग करने लगता है। उसकी बड़ी बहन बस उसकी तरफ ही देख रहे थे और वो बहुत ज़्यादा ओरियर थे। वो उसकी कजिन जेंगचेंग की बातें सोचने लगता है। जब उसने कहा था उन दोनों सिबलिंग के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार है और वो एक यहाँ पर क्लियरली देख रहा था। उसकी बड़ी बहन जान को गले लगाते हुए उसे अपना ख्याल रखने के लिए कह रहे थे। अब लंच के बाद सभी जान की फैमिली को गुड बाय कहकर बेजिंग के लिए वापस जाने लगते हैं। जान तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और खुश भी था।